तो स्वागत है आपके एक और न्यू चैप्टर में। अगर मैं सच कहूँ तो इन चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने में बहुत मजा आ रहा है और मैं ये मजा आप सबको देना चाहता हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना। और अब मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, पर इतना प्यार देने के लिए सभी को थैंक्स और आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहना। अब चैप्टर की शुरुआत होती है एक घर से, जहाँ हम देखते हैं यूजिन को, जो कामली बोल रहा होता है, आपका स्वागत है, मैं हूं वर्कर्स का लीडर यूजिन। एच ग्रुप के सीईओ मिस्टर स्टीव हंग, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। स्टीव हंग यानी जे हंग के पिता यूजिन के सामने बैठे होते हैं। वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, क्या तुम ही वर्कर्स के सीईओ यूजिन हो? यकीन नहीं होता तुमने मुझे यहाँ मिलने बुलाया। तुमसे तो मैं काफी समय से मिलना चाहता था, लेकिन वो डैनियल पार्क किसी काम का नहीं। इतना सुनते ही यूजिन मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, डैनियल पार्क ने मुझे बताया था कि उसके पीछे आपका ही हाथ है, लेकिन मैंने ये पहले ही फिगर आउट कर लिया था। जिस डिटेक्टिव हंग की वो बात करता था, वो दरअसल आप ही हो ना, चेयरमैन स्टीव हंग। आगे स्टीव हंग पूछता है, और तुम्हें कैसे पता चला कि वो मैं ही हूँ? यूजिन जवाब देता है, जब बी डील गैंग को गिरफ्तार किया जा रहा था तभी मुझे थोड़ा अंदाजा हो गया था। पूरे कोरिया में बहुत कम लोग हैं जिनकी इज्जत सरकार भी करती है, जैसे पुलिस वाले या फिर डिटेक्टिव्स। इसलिए मुझे लगा कि डैनियल के पीछे आपका ही हाथ है। स्टीव हंग पूछता है, तो फिर तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आगे यूजिन कामली जवाब देता है, ठीक है, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। सुना है आप भी चार्ल्स चोई पर नजर रखे हुए हैं, है ना? दरअसल इस वक्त मेरे पास चार्ल्स चोई की एक कमजोरी है और मैं ये कहना चाहता हूँ, क्यों ना हम दोनों हाथ मिला लें और साथ मिलकर चार्ल्स चोई को गिरा दें। लेकिन तभी स्टीव का चेहरा गुस्से से भर उठता है। वो उठकर अपने सामने रखी चाय उठाकर यूजिन के मुंह पर फेंक मारता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तू छोटे कुत्ते का बच्चा, लगता है तू काफी फेमस हो गया है ना? देख सकता हूँ बड़े लोगों की दुनिया में अच्छी तरह से घुल मिल गया है, लेकिन हरामखोर मेरी बात सुन। वो वीवी टी ग्रुप की बेटी और बाकी लोग ये सोचते होंगे कि तू बहुत बड़ी तोप है, बस इसलिए कि तेरे कुछ वीआईपी से कनेक्शन है। लेकिन बेटे, असल में तू है क्या? तुझे अपनी औकात का अंदाजा है? जिन वीआईपी के साथ तू घूमता है उनके माँ बाप मेरे दोस्त हैं, और जब मैं तेरी उम्र का था तब मैंने उनसे भी बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है। उसी वक्त कमरे के बाहर मंक और सोफिया खड़े होते हैं, जो दोनों अपने अपने लीडर्स की सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। अंदर स्टीव अब भी यूजिन को उसकी औकात याद दिला रहा होता है। यूजिन धीरे और विनम्र आवाज में कहता है, चेयरमैन हंग, अगर ऐसी बात है तो कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे भी आगे बढ़ना। आपको पता है, जब मैं छोटा था तब से मैं आपके बारे में जानता हूँ। आपकी मेहनत और कामयाबी ने हमेशा मुझे इंस्पायर किया है। जब मुझे पता चला कि आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है और मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो सच कहूँ उस वक्त मुझे अपने ऊपर बहुत ज्यादा गर्व महसूस हुआ। यूजिन अब भी स्टीव हंग के सामने बैठा होता है, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए वो कहता है, सर, आप जैसे महान बिजनेसमैन ने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। अगर आपको चार्ल्स चोई की वीकनेस चाहिए तो मैं वो आपको दे सकता हूँ। सच कहूँ तो इस बड़ी दुनिया को मैं आपकी छत्र छाया में रहकर देखना चाहता हूँ। यूजिन की इतनी शांत भरी बातें सुनकर स्टीव अपना कप धीरे से टेबल पर रख देता है। वो एक गहरी सांस लेकर कहता है, मैंने पहले ही सुना था कि चार्ल्स चोई के जीनियस लोगों में एक ऐसा था जिसका व्यवहार सबसे अच्छा था। यूजिन, क्या तू सच में चार्ल्स चोई को अपना दुश्मन बनाना चाहता है? यूजिन बोलता है, हाँ, मैं यही करना चाहता हूँ। स्टीव थोड़े गहराई से सोचते हैं, फिर हल्का सा मुस्कुराकर कहते हैं, ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन बताओ चार्ल्स के खिलाफ तेरे पास कौन सा सबूत है? आगे यूजिन कहता है, चार्ल्स चोई के खिलाफ मेरे पास एक फ्लैश ड्राइव है। स्टीव हंग कहता है, बस इतना ही और कुछ नहीं? यूजिन मुस्कुराकर बोलता है, नहीं, अभी एक और बहुत बड़ी चीज बाकी है, जिसका नाम है द रेड पेपर। और अभी जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त मैंने किसी को कहा है उस रेड पेपर को ढूंढने के लिए। वो इस वक्त अपना काम कर रहा होगा। स्टीव एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है और फिर एहसास होता है और कहता है, यूजिन, किसी से तुम्हारा क्या मतलब है? आगे यूजिन बोलता है, हाँ, वो डैनियल पार्क है। अपनी बात खत्म करके यूजिन उठने लगता है, लेकिन तभी स्टीव उसे रोकते हुए कहते हैं, यूजिन, एक बात हमेशा याद रखना, हमारी जिंदगी के गलत फैसले हमें मौत की ओर भी ले जा सकते हैं। जो काम तुम जिंदगी जीने के लिए कर रहे हो वही काम तुम्हारी मौत की वजह भी बन सकता है। और तेरा चेहरा देख के लगता है तू ज्यादा लंबा नहीं जिएगा। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। यूजिन हल्की सी मुस्कान देता है और शांत स्वर में जवाब देता है, अगर मुझे अपनी जिंदगी अपने सिद्धांतों पर जीना पसंद है तो मुझे लगता है कि मरने के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। स्टीव यूजिन को गौर से देखता है और मन ही मन सोचता है, इतनी छोटी उम्र में ये लड़का कितना मैच्योर है।
आगे सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं चियोनलोंग के इलाके में जहाँ पर विंजिन खड़ा है और उसके सामने है हमारा असली डैनियल पार्क। विंस हैरानी से पूछता है तू इतनी दूर सियोल से यहाँ आया है, आखिर किस लिए? डैनियल कहता है यूजिन ने मुझे एक काम दिया है, उसने कहा है कि चार्ल्स चोई को हराने के लिए हमें एक चीज चाहिए जो सिर्फ चियोनलोंग में ही मिल सकती है। विंस कहता है उसके लिए तो कई लोग काम करते हैं, फिर उसने तुझे ही ये काम क्यों दिया? डैनियल गंभीर स्वर में कहता है क्योंकि उसने कहा वो चीज सिर्फ मैं ही ढूंढ सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ इस इलाके में भटकते हुए, क्योंकि मैंने सुना था कभी यहाँ एक मास्टर रहा करता था, मॉन्स्टर रहा करता था। डैनियल चारों तरफ नजर दौड़ाता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। डैनियल थोड़ी झिझकता हुआ कहता है यहाँ कुछ भी नहीं है विंजन, मुझे लगता है तू भी किसी काम का नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा वो रेड पेपर आखिर कहाँ मिलेगा। विंजन हंसते हुए कहता है अरे कुत्ते, मुझे रेड पेपर के बारे में पता है। डैनियल आश्चर्यचकित होकर कहता है क्या? तूने अभी क्या कहा? विंजन मुस्कुराते हुए कहता है क्यों, इससे तेरा क्या मतलब है? मैंने कहा ना मुझे रेड पेपर के बारे में सब कुछ पता है। विंस अपनी नाक के अंदर कुछ ढूंढते हुए कहता है वो रेड पेपर एक बार मेरे टीचर के पास था। डैनियल कहता है क्या तेरे टीचर के पास? कौन था वो टीचर? आगे विंस कहता है अबे साले, अगर तुझे मैं टीचर का नाम भी बता दूं तो क्या तू उन्हें पहचानेगा? खैर जो भी हो, उस वक्त मेरे टीचर ने वो पेपर किसी को दे दिया था। डैनियल तेजी से पूछता है लेकिन वो पेपर तुम लोगों ने आखिर दिया किसे था? विंस गंभीर होकर कहता है शिनमुंग चियोन नाम के एक हरामजादे को। डैनियल धीरे से दोहराता है शिनमुंग चियोन, तो आखिरी बार रेड पेपर उसके पास देखा गया था, है ना? विंस कहता है बिल्कुल सही सुना तूने, और देख हम पहुंच गए हैं उसके घर। वो दोनों एक पुरानी जगह के सामने खड़े होते हैं, दीवारें टूटी हुई थी, घर जलकर राख हो गया था। डैनियल धीरे से कहता है तो ये था शिनमुंग चियोन का घर, काफी अफसोस की बात है ये पूरी तरह जलकर राख हो चुका है, क्या अब हमारे लिए यहाँ कुछ बचा भी होगा ढूंढने लायक? विंस ताने मारते हुए कहता है जैसा मैंने कहा था तू किसी काम का नहीं, वैसे ये आग यहाँ लगी कैसे थी? डैनियल बोलता है हाँ यही सोच रहा हूँ। विंस कहता है साले हरामखोर, ये आग ज्यादा पुरानी नहीं है, कहते हैं तैजिन के किडनैप होने के बाद ये आग लगी थी, लेकिन जब तक शिनमुंग चियोन जिंदा था वो बहुत कीमती चीजें इकट्ठा करता था, और जब उसका घर जला तो चोरों का झुंड यहाँ टूट पड़ा, सब कुछ लूट ले गए। डैनियल कुछ देर सोच में पड़ जाता है, फिर वो कॉन्फिडेंस से कहता है मुझे नहीं लगता कि मामूली चोर को रेड पेपर जैसी चीज पे दिलचस्पी होगी, अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो शायद हमें वो चीज यही मिल जाए। विंस हंसते हुए कहता है जा फिर कबाड़े में अपना सर फोड़ ले, मैं तो जा रहा हूँ घर। विंस मुड़ने ही वाला होता है कि तभी डैनियल की नजर किसी चीज पर टिक जाती है। डैनियल हैरान होकर कहता है रुको जरा, ये क्या है? विंस गुस्से में पास आता है और बोलता है अबे यार तू फिर शुरू हो गया, आखिर दिख क्या रहा है तुझे? डैनियल कहता है ध्यान से देख, ये कोई छोटा दरवाजा नहीं, ये तो किसी तिजोरी जैसा लग रहा है। विंस चकित होकर बोलता है तिजोरी? मतलब शिनमुंग चियोन ने यहाँ कुछ छुपाया था? दोनों उस रहस्यमय दरवाजे को घूर रहे होते हैं, वो धूल राख और मलबे के नीचे छुपा पड़ा था, शायद वही जगह है जहाँ पे रेड पेपर छुपा हुआ है। वहीं दूसरी ओर चार्ल्स चोई के ऑफिस में गन और चार्ल्स की बातचीत चल रही होती है। गन गंभीर आवाज में कहता है क्या तुम कह रहे हो वो रेड पेपर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है? चार्ल्स चोई ठंडे स्वर में कहता है हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने, यूजिन कई बार हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन अब तक हमने हर बार हालात संभाल लिए हैं, पर अगर रेड पेपर उसके हाथ लग गया तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी तबाही होगी। गन चौंकते हुए कहता है अगर ऐसा है तो वो रेड पेपर अभी कहाँ है? चार्ल्स धीरे से कहता है वो रेड पेपर शिनमुंग चियोन के पास था। गन कहता है शिनमुंग चियोन? लेकिन वो तो मर चुका है ना? आगे चार्ल्स कहता है हाँ, और इसलिए मुझे लगा था कि रेड पेपर तैजिन चियोन के पास है, मैंने वही किया, तैजिन चियोन को किडनैप करवा दिया और उसे फैसले सेल में भेज दिया, साथ ही मैंने गो को कहा और शिनमुंग चियोन के घर में आग भी लगा दी। गन चौंकते हुए बोलता है अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि वो रेड पेपर तो आग में जलकर राख हो चुका होगा। चार्ल्स धीरे से कहता है हाँ मुझे भी यही लगा था, पर तैजिन चियोन ने अपनी जान प्यारी होने की वजह से मुझसे सच्चाई बोल दी। उसने कहा था कि रेड पेपर एक सीक्रेट तिजोरी में रखा हुआ था, मैंने वहाँ जाकर उसे अपनी आंखों के सामने जला दिया। आगे गन बोलता है तो मतलब तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी अब तो खत्म हो चुकी है। चार्ल्स मुस्कुराते हुए कहता है हाँ मुझे पूरा यकीन है कि मैंने उसे जला दिया था, अब वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और वहीं दूसरी ओर डैनियल और विंस उस रहस्यमय तिजोरी को खोलते हैं, पर जब डोर खुलती है अंदर कुछ भी नहीं। विंस निराश होते हुए कहता है बैंड ये तो खाली है, क्या रेड पेपर पहले ही चोरी कर लिया गया था? आगे डैनियल बोलता है ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ हम ही सबसे पहले आए हों, वैसे भी हम बहुत देर से आए हैं। डैनियल तुरंत यूजिन के नंबर पे कॉल मारता है
और बोलता है, यूजिन मैं सिनमुचियोन के घर के सामने खड़ा हूँ। तिजोरी मिली है पर अंदर कुछ भी नहीं है। तुमने कहा था कि जो चाहिए वो यही मिलेगा। यूजिन थोड़ा सोचता है और बोलता है, हाँ मुझे पहले से ही इस तिजोरी के बारे में अंदाजा था। बताओ क्या रेड पेपर मिला? डैनियल गुस्से में कहता है, नहीं तिजोरी खाली थी। यूजिन धीरे से कहता है, अबे सुन, क्या तू उस तिजोरी की बात कर रहा है जो वहीं पड़ी मिली थी? डैनियल कहता है, तू पहले से उस तिजोरी के बारे में जानता था? यूजिन बोलता है, हाँ हम पहले भी कई बार वहाँ गए हैं। डैनियल गुस्से से बोलता है, अगर ऐसा है तो तुमने मुझे क्यों भेजा? ये काम तुम व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर वालों को भी तो दे सकते थे। यूजिन हंसते हुए कहता है, व्हाइट टाइगर वालों के लिए भी ये काम बहुत मुश्किल होता, वो इसे संभाल नहीं पाएंगे। और सच्चाई ये है मिस्टर डैनियल पार्क, मुझे भी बिल्कुल नहीं पता था कि तुम्हें वहाँ करना क्या है। मैंने तुम्हें इसलिए भेजा क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारे आने से कुछ हो सकता है। आगे डैनियल बोलता है, तो मतलब तुमने मुझे बस इसलिए भेजा क्योंकि शायद कुछ हो सकता था? क्या कोई चाल है या फिर बस कच्ची प्लानिंग? यूजिन शांत होकर बोलता है, माफ कर दो, सच बोल रहा हूँ, मुझे वाकई नहीं पता था कि वहाँ क्या करना होगा, पर मैंने तुझे इसलिए भेजा क्योंकि मैं चाहता था कि तू खुद जाके पता लगाए। और शायद इतना कहते ही हम देखते हैं चार्ल्स को जो अपनी दुनिया में सोच रहा होता है कि रेड पेपर खत्म हो गया है, पर जब कोई चीज मृत मानी जाती है तो वही एक मौका बन जाता है। दूसरी तरफ डैनियल और विंस अब भी उस जले हुए घर के पास खड़े होते हैं। यूजिन की कॉल अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक डैनियल का चेहरा सख्त हो जाता है। वो चारों तरफ नजरें घुमाता है और तभी उसे महसूस होता है कि कोई है जो उसे देख रहा है। डैनियल धीरे से कहता है, रुको विंस, मेरी बात सुनो। विंस कहता है, अब क्या हुआ? डैनियल का शक सच साबित होता है। अगले ही पल छाया से 5-6 बंदे निकलते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनके कपड़े देखकर डैनियल की आंखें चौड़ी हो जाती है। ये कपड़े वही है जैसे जिन चियोंग पाक अपनी जवानी में पहना करता था। विंस हंसते हुए कहता है, काफी दिलचस्प है, हम तो यहाँ रेड पेपर ढूंढने आए थे पर अब ये लोग हमें ही ढूंढ रहे हैं। वाह। यूजिन कॉल पर तेज आवाज से बोलता है, मिस्टर डैनियल पार्क, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने पहले भी कई लोगों को चियोंगलोंग में भेजा था, लेकिन उनमें से किसी को भी कोई नहीं घेरता था। आगे डैनियल बोलता है, तो फिर ये सब सिर्फ मेरे ही साथ क्यों हो रहा है? यूजिन कहता है, क्योंकि मिस्टर पार्क, वो सब सिर्फ तुम्हारे लिए ही आए हैं। तुम जहाँ जाते हो वहीं मुसीबतें पैदा होती है। इतना कहते ही उनमें से एक बंदा आगे बढ़ता है। विंस बिना वक्त गवाए उसके चेहरे पर मुक्का मार देता है। आगे विंस मुस्कुराते हुए कहता है, अरे भोसड़ी के, ये तो किसी गेम जैसा लग रहा है जहाँ सब कुछ सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि मेन कैरेक्टर वहाँ होता है। लेकिन ये गेम उतना आसान नहीं था। जिस बंदे को उसने मारा था वो अपने सिर से उस मुक्के को ब्लॉक करता है और पलटकर एक जोरदार पंच मारता है जिससे जमीन तक हिल जाती है। विंस गुस्से में दांत खींचते हुए कहता है, इतने ताकतवर हो तुम तो सुनो। वहीं दूसरी ओर डैनियल भी अब फाइट में उतर चुका है। एक बंदा उसे घुमाकर लात मारता है पर डैनियल झुककर बच जाता है। तभी दूसरा सीधे उसके सामने से आता है और एक भयंकर पंच मारता है। डैनियल अपने दोनों हाथों से उस पंच को ब्लॉक करता है, पर इससे पहले कि वो फिर से खड़ा हो, एक और दुश्मन पीछे से आता है और उसकी कमर पर एक मुक्का जड़ देता है। डैनियल गिरते हुए गुस्से से बोलता है, तुम सब ओसड़ी के। डैनियल लड़खड़ाता है, लेकिन उसी पल उसे मिस्टिक चो की याद आती है। वो याद जिसने उसे सिखाया था कि कभी पीछे नहीं हटना। जो 5-6 बंदे थे वो अपने आप को जीरो जनरेशन के कहते हैं। डैनियल धीमे लेकिन गुस्से भरी आवाज में कहता है, जीरो जनरेशन मतलब ये वही लोग हैं जिनके बारे में सब फुसफुसाते हैं। डैनियल की बात पूरी भी नहीं होती कि अचानक एक बंदा बिजली की तरह उसकी कमर पकड़ लेता है और तभी दूसरा हवा में उछलकर डैनियल के चेहरे पर जोरदार घुटना मार देता है। विंजिन की आंखें फैल जाती है। क्या डैनियल पार्क इतनी आसानी से गिर गया? लेकिन तभी वो सब चौंक जाते हैं क्योंकि डैनियल अब भी खड़ा है। उसके सिर से हल्का खून बह रहा है और उसकी निगाहें में जल रही है लड़ाई की आग। डैनियल कहता है, मुझे लगा तुम लोग कुछ खास होगे। जिस घुटने से अटैक हुआ था डैनियल ने उसे अपने सिर से ब्लॉक कर लिया था और अगले ही पल वो दोनों हमलावर हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं और दूर जाके गिरते हैं। विंस भी पीछे नहीं रहता। वो अपने सेसियम टेक्निक का इस्तेमाल करता है और एक हमलावर को जमीन पर पटक देता है इतनी जोर से कि वो बेहोश हो जाता है। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका शांत हो चुका है। सिर्फ डैनियल और विंस ही खड़े हैं और चारों तरफ फैला है जीरो जनरेशन के गिरे हुए लड़के। डैनियल गहरी सांस लेते हुए कहता है, जिस गेम की तुम बात कर रहे थे क्या उसमें भी लड़ाई होती है? वो ये कहते हुए अपने सिर को छूता है जहाँ घुटना लगा था और सोचता है, मैंने उनकी मूव्स को कॉपी करके ही पलटवार किया। रुको, अब और लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम बोल रहे थे उसने तुम्हारा अटैक कॉपी किया, तो वो सच में डैनियल पार्क ही है। डैनियल चौंक कर चारों तरफ देखता है। जमीन पर पड़ा एक मोबाइल फोन अपने आप बज रहा होता है
और उसी से आवाज आती है, डैनियल इतना हैरान मत हो, बहुत सी निगाहें हैं जो इस वक्त तुम्हें देख रही है, इन लोगों के साथ जाओ, वो तुम्हें मेरे पास ले आएंगे। आगे हम देखते हैं वो जीरो जनरेशन के लड़के डैनियल और विंस को लेकर एक अजीब सी जगह पर पहुंचते हैं जिसका नाम होता है वेलकम टू बिग क्रैब्स। हाँ, नाम था बिग क्रैब्स, एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनकर खुद विंस तक हैरान रह गया। विंस कंफ्यूज होकर कहता है, बिग क्रैब्स, मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना, क्या चियोनलियांग में अब ये जगह भी बन गई है? डैनियल चुप रहता है लेकिन उसकी नजरें चारों तरफ घूम रही होती है, दीवारों पर अजीब ग्राफिटी, कोनों में निगरानी कैमरे और माहौल जैसा किसी सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस का। उसके सामने आती है एक लड़की जिसे देखकर डैनियल के अंदर जैसे कुछ रुक जाता है। उस लड़की की चाल में था कॉन्फिडेंस और आंखों में था एक रहस्य। वो लड़की स्मोकिंग करते हुए कहती है, तुम सबने अच्छा काम किया, काफी समय हो गया ना डैनियल। डैनियल के कदम वहीं रुक जाते हैं, वो सोचता है ये लड़की मुझे जानती है। विंस हंसते हुए बोल पड़ता है, हे मिसी, ये क्या अजीब से कपड़े पहने हैं तुमने? आगे वो लड़की कहती है, मेरा नाम मिसी नहीं है, मेरा नाम नोकियो किम है, या कहो तो गीजा किम। और तभी डैनियल के चेहरे पर हल्की हैरानी झलकती है क्योंकि ये लड़की सिर्फ कोई आम इंसान नहीं थी, वो जीरो जनरेशन की सदस्य थी। हालांकि वो देखने में जवान लग रही थी पर उसकी उम्र शायद उससे कई ज्यादा थी। डैनियल सीरियस टोन में कहता है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो? गीजा की मुस्कुराते हुए अपने जेब से कुछ निकालती है, एक लाल कागज, जिसे देखकर डैनियल की आंखें फैल जाती है। आगे गीजा किम कहती है, तुम यही चीज ढूंढ रहे हो, है ना? द रेड पेपर। वो कागज डैनियल के सामने लहराती है और फिर धीरे से बोलती है, तुम्हारे मन में बहुत सवाल होंगे डैनियल, जितने चाहो पूछ लो, जैसे कैप्टन जियोंग पार्क तुम्हारे नेफ्यू कैसे हैं? और ये सुनते ही पूरा माहौल एक पल में थम जाता है। कहानी यही रुकती है लेकिन अगला चैप्टर लेकर आएगा लुकिज्म की अब तक की सबसे बड़ी सच्चाई। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।